बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 स्केलर एंड वेक्टर का। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग बात किए थे लेक्चर नंबर 3 में पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है उस पर बात हुआ था। और फिर मैंने बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जिसमें आपको पता था पोजीशन वेक्टर तो आपको बताया गया था किसी भी जगह से हम लोग अगर लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, उसको अगर टेल मान लेते थे इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को हेड मानते थे, तो उस वाले को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते थे। ठीक है, उसमें आपको मैंने बताया था कि हाँ, किसी भी जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कुछ क्यूब दे दिया है या फिर क्यूबॉइड दे दिया है। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, इसी में अगर कोई आपसे पूछ दे कि मान लेते हैं ये ओरिजिन पे है और ये साइड इसका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये साइड इसका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये ओरिजिन पे है 0,0,0। ठीक है, तो मुझे इस कोऑर्डिनेट का बताइए क्या पोजीशन होगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं पॉइंट ओ है, तो ओ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एरो मार्क बताएंगे, यही तो हमारा पोजीशन होगा। ओ ए वेक्टर ही तो हम लोग का पोजीशन वेक्टर देगा एट ऑफ पॉइंट ए। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है, अब कैसे निकलेगा, कैसे कितना आएगा, क्या होगा, वो आप आइदर मैंने कि आपको थोड़ा पता चल ही रहा होगा और नहीं तो आप जान जाएंगे धीरे धीरे समय के साथ। बट इतना समझिए, कोई भी जगह का पोजीशन चाहिए तो आपको यहाँ का पोजीशन चाहिए, आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देंगे लाइन। ये जो बना, मान लीजिए ये बी पॉइंट हो गया, तो ओ पी वेक्टर हो गया इस बी पॉइंट का पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन ओ। ठीक है, ये सब होता है पोजीशन वेक्टर। उसके बाद इसमें हम लोग क्या बात किए थे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर में क्या बात हुआ था कि किसी भी टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है हम लोग को, तो हमें क्या करना था? आइदर उसके टेल को टेल से मिला दीजिए, कहीं भी अगर है तो उसको ले आइए। ठीक है, फ्री वेक्टर कैसे वेक्टर को हम लोग किसी जगह से किसी जगह शिफ्ट करते हैं, ये तो आपको पता है ना। ठीक है, कोई भी वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर कहीं यहाँ पे है, अब दोनों को एक पास कैसे लाएंगे जानते ना, बिना एंगल चेंज के, बिना मैग्नीट्यूड चेंज के। अब इस दोनों को टेल से टेल मिल गया, अब जो एंगल बना आपके बीच में वो हो गया पोजीशन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ठीक है, आइदर टेल से टेल मिला दिए तो हेड से हेड मिला के देख लीजिए। इसके ऊपर मैंने एक दो एग्जांपल भी दिखाया था और आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। ये सब आपको क्लियर है ना? चलिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और साथ साथ में उसी में एडिशन हम लोग स्केलर का भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए फिर हेडिंग लगाते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसी में मैं साथ साथ स्केलर का भी आपको समझा दूंगा। अब देखिए, छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर समझाना चाहूंगा इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। अच्छा, आपसे मैं पूछूं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। इस स्केलर वेक्टर में अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो आपको एक सिंपल एग्जांपल याद है जो आप 9th क्लास या फिर अपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़े हो? स्केलर क्वांटिटी वह होती हैं सिर्फ जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं। वेक्टर वह होती हैं जो दोनों पे डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड पे भी, डायरेक्शन पे भी। तो एक एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर लूं तो क्या मैं स्केलर में डिस्टेंस लिख सकता हूं, जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसमें उसी के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती है कि उसका डायरेक्शन कहां पे। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट ऐसी चीज होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, या फिर मैं, चलिए ये ओरिजिन है मेरा, यहां भी खड़ा हूं मैं। ठीक है, अब मैं मान लीजिए एक स्टेप ले रहा हूं तो 1 मीटर, एक कदम, 2 कदम, 2 मीटर में एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस से इधर गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं मुड़ गया उसी जगह पे, एग्जैक्ट उसी जगह पे, फिर मैं 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर यहीं पे आ गया। तो मेरे से अगर कोई पूछे कि भैया आप मुझे अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप जितना आपको नॉलेज है उसका यूज करते हुए थोड़ा आप सोचिए कि कितना डिस्टेंस चला मैंने और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा के सोचिए कि मैं यहाँ पे था, मैं 1 कदम और 2 कदम यहाँ पे आया,
फिर यू टर्न लिया, ठीक है, ऐसे घूम गया, फिर से 1 कदम 2 कदम फिर से वहीं चलाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कितना डिस्टेंस चला, मैं कितना डिस्प्लेसमेंट चला, तो आप डिस्टेंस के केस में जानते हैं कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हम ऐसे गए, चाहे हम ऐसे गए, चाहे हम लेफ्ट मुड़ के उधर गए, चाहे राइट मुड़ के दीवार तोड़ के उधर चले गए, कहीं भी गए, ठीक है, हमारा उस पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस फिलहाल जब बात कर रहा हूं तो स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो हमें बस क्या करना है, उसको सिंपली बस एल्जेब्रिकली ऐड करते रहना है। 2 मीटर आगे गए, ठीक है, +2, 2 मीटर पीछे आ गए तो -2 नहीं, फिर भी +2, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। वो उससे मतलब नहीं है कि प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है, ना माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है, ना राइट में जा रहा है, ना लेफ्ट में जा रहा है, कोई उसमें ना ऊपर उड़ के जा रहा है, ऊपर चल जा रहा है, ठीक है। बस आप सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चूंकि मैं इसका एग्जांपल एक आपको समझाने वाला हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसीलिए मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। बट बात करें डिस्प्लेसमेंट की, 2 मीटर आगे गया, यू टर्न लिया, फिर 2 मीटर यहाँ पे फिर से आके खड़ा हो गया। अगर मेरे से कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट बताइए अपना भैया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा यहाँ पे। क्या बात समझ में आया? हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों 0 हो गया? अगर मैं इसको प्लस एक्स एक्सिस बोल रहा हूं और मैं इसको माइनस एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, तो मैं पहले जो चला था 2 कदम, वो मैं प्लस एक्स एक्सिस में गया था, तो मेरी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? 2 कदम, 1 कदम के लिए 1 मीटर होती थी, तो 2 कदम मतलब +2 मीटर। अब फिर मैं वापस मुड़ गया, मेरा डायरेक्शन कहाँ हो गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। मैं फिर से नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 मीटर चला, मतलब मैं माइनस में ट्रेवल कर रहा हूं। तो 2 मीटर मैंने प्लस में चला, फिर मैं 2 मीटर माइनस में आ गया। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेंगे। तो +2 -2 0, मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0 डिस्प्लेसमेंट हुई। समझ गए? ठीक है। इसी में अगर मैं क्या करता, मैं 2 मीटर आगे जाता, 2 कदम आगे, और मैं 5 कदम पीछे चल जाता, तो मैं 2 कदम आगे फिर यू टर्न लेकर के 5 कदम पीछे, तो 2 कदम आगे मतलब +2 मीटर, फिर यू टर्न लिया, फिर 2 कदम फिर से ओरिजिन पे आ गया हूं अपने इनिशियल पोजीशन पे। अच्छा, और 3 कदम बोल रहा हूं पीछे, तो मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 3 मीटर है। मतलब आइदर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 3 मीटर बोलिए, या फिर आप -3 मीटर बोलिए, ठीक है। तो -3 क्या बता रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट आपका कहां पे है? नेगेटिव में है 3 मीटर, या फिर आप ऐसे बोलिए 3 मीटर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये सब बातें हमारी होती हैं 1 डायमेंशन में, मोशन इन 1 डायमेंशन में। बट चूंकि वेक्टर को, एडिशन को अच्छे से समझना है, तो ये बात का समझना बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादा और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मैं चाहता तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेता, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो स्केलर वेक्टर होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से आपका नाता पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इतना समझ में आ गया कि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को ले करके समझने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे एग्जांपल लेता हूं मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। क्या आपको इसका ज्ञान है? ये ईस्ट होता है तो ये वेस्ट होगा, एंड ऊपर में नॉर्थ होगा, नीचे में साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये बहुत टाइम आपको देखने को मिल जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे ऐसे जगहों पे आपको कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कंसेप्ट मिलेगा। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि राइट में हम लोग ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। अरे बचपन में पढ़ेंगे। अगर आपका फेस ईस्ट में है तो आपका दाहिना साइड जो राइट हैंड होता है वो आपके साउथ को दिखाता है, नॉर्थ आपके लेफ्ट को, नॉर्थ को दिखाता है लेफ्ट हैंड आपके, और आपका बैक आपका वेस्ट को दिखाता है। ये तो आप जानते हैं ना। चलिए उसी को यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, कुछ नया चीज़ नहीं कर दिया मैंने। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है। कहीं पे एक लड़का, ठीक है, एक बॉय है बी, कहीं पे खड़ा है, वहां से वो चल के गया सपोज ईस्ट में 5 मीटर, या फिर चलिए 4 मीटर। कितना गया?
4 मीटर, ठीक है। वो कहाँ गया, ईस्ट में गया 4 मीटर, ठीक है। ये 4 मीटर ईस्ट में है, समझ रहे ना। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिया और 90 डिग्री पे घूम गया, लेफ्ट टर्न 90 डिग्री, और वहां से वो चला कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक है। तो ये उसका इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन हो गया इसका। तो मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कितना डिस्टेंस चला एंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन, आप इस पे सोच सकते हैं, फिर वापस आकर देख सकते हैं, अभी पॉज कर सकते हैं, फिर पॉज नहीं करके फिर देख सकते हैं, ठीक है। 4 मीटर 3 मीटर, 4 मीटर, देन लेफ्ट टर्न नॉर्थ में 3 मीटर 90 डिग्री पे। अच्छा, ठीक है। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के समय हम कोई भी प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं, बस हम लोग आंख बंद करते हैं ऐसे, और बस जितना भी मिलते जाता है उसको ऐड करते चल जाते हैं। तो डिस्टेंस हम 4 मीटर गए और फिर 3 मीटर गए, लेफ्ट में गए, राइट में गए, ऊपर गए, नीचे गए, बाएं गए, दाएं गए, कहाँ गए पता नहीं, जहां भी गए बस ऐड करते चले गए। कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, कोई भी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बस ऐड करते चल जाएंगे। तो डिस्टेंस 4 मीटर प्लस 3 मीटर, 7 मीटर आपका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस के लिए। तो आपने 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर बता दिया। मतलब ये जो एडिशन हुआ, ये जो एडिशन आप अभी किए, एक ऐसा मैंने किस टाइप का एडिशन किया, जो आप बचपन में पढ़े हैं, अलजेब्रा वाला एडिशन, ठीक है। अलजेब्रिकली ऐड कर दिया आपने, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तब तो मामला गड़बड़ है फिर, क्योंकि ये तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। 4 मीटर और आगे में फिर 3 मीटर चला होता, ठीक है, बिना डायरेक्शन चेंज किए, तब आप ऐड कर सकते थे। लेकिन ये तो लेफ्ट टर्न ले लिया। डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े भी होंगे अगर अपने छोटे क्लासों में, कि ऐसी डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द initial and final the displacement is defined as the initial and the difference between initial and final position, ठीक है। उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे ना। इनिशियल और फाइनल में क्या डिफरेंस है, उसी को हम अगर निकाल देंगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता था। तो हमारा इनिशियल पोजीशन बॉय का कहाँ पे था, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, ये है बॉय, ठीक है, ये बॉय, ये बी बॉय है, इसका पोजीशन A1 है, चलिए 1 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, A B एंड देन C, A B C पे चला था वो, ठीक है। ये बॉय B है जो A B C पे चला था। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियल से फाइनल पोजीशन निकालना पड़ेगा। ये जो AC दिखेगा, AC वेक्टर, यही हमारा होगा इस क्वेश्चन के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए, अब वेक्टर है तो दो चीज होगा इसके पास, एक तो उसका होगा मैग्नीट्यूड और साथ में होगा क्या चीज, AC कैप, ठीक है, डायरेक्शन। उसका दो चीज होता है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ रहे बात। चलिए, और एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग एस वेक्टर से ज्यादातर जगहों में यूज करेंगे। एस वेक्टर जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो मैं एक काम करता हूं, AC वेक्टर को इस भाषा में नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस वेक्टर से भी लिख सकते हैं। तो इसके पास दो चीज होगा, एस वेक्टर का मॉड इंटू एस कैप, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। तो हम लोग
अब AC वेक्टर हम लोग जान गए हैं कि S वेक्टर का मॉड एंड S वेक्टर हम लोग को AC वेक्टर देगा। तो हमें दो चीज निकालना है, एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इस केस के लिए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, एक ट्रायंगल बन रहा है जो 90 डिग्री पे है, ABC ट्रायंगल, जिसमें एक साइड 4 मीटर एक साइड 3 मीटर दिया है। तो ये कितना निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये हो जाएगा, इसका मॉड कितना हो जाएगा, S वेक्टर का मॉड कितना आएगा जी, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा 25 का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये जो AC वेक्टर का मॉड हो गया, चाहे S वेक्टर का मॉड हो गया, वो कितना आया 5 मीटर। और उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो हम लोग याद कीजिए, थोड़ा सा बताया था मैंने, यहाँ से थीटा ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना ये थीटा होगा उतना उसका डायरेक्शन होगा। एक्स एक्सिस से बोल सकते हैं ना, हमको तो पोजीशन बताना है, सी कहाँ पे हो, कहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फिलहाल वो कहाँ पे है। तो बोलेंगे कि ए बी लाइन से वो कुछ भी एक थीटा डिग्री पे मुड़ा हुआ है। बच्चा वो जो बॉय है वो ए बी लाइन से थीटा डिग्री पे मुड़ा है फिलहाल। तो उस समय अभी पोजीशन कहाँ पे, इसका पोजीशन निकलेगा tan थीटा इक्वल टू 3/4, दैट इम्प्लाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। और ये tan इनवर्स 3/4 कितने पे देता है, 37 डिग्री पे। आपको याद है तो छोटा सा कहानी, ऐसा मैंने ड्रॉ किया था ट्रायंगल, यहाँ 37 डिग्री हुआ करता था, तो ये 3 होता था, ये 4 होता था, ये 5 होता था। यहाँ पे मैंने लिखा था tan 37 डिग्री इक्वल टू 3/4। तो वहीं से थीटा अगर मान लीजिए 3/4 है तो हमारा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 37 डिग्री होगा। तो ये हमारा कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं S वेक्टर कितना आ जाएगा, 5 मीटर 5 मीटर कॉमा 37 डिग्री विद AB। ये जो AB लाइन है उसे 37 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड बता दिए, डायरेक्शन बता दिए, तो डिफाइन हो गया, S वेक्टर मिल गया। आप सिंपली 4+3 कर रहे थे तो सिर्फ क्या था, डिस्टेंस आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा था। वेक्टर क्वांटिटी का ऐड करने का तरीका कुछ अलग होता है, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने का तरीका कुछ अलग होता है। स्केलर क्वांटिटी को एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं, जो कि आगे चल के हम लोग ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसके नाम से पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरीके से अब देखिए दिक्कत क्या है कि ऐसे होता था तो आप बता लेते थे, मतलब कि सपोज A4 है, A3 है ना, 4 मीटर गया, लेफ्ट मुड़ गया 90 डिग्री पे, A3 मीटर गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए कि 4 मीटर गया ऐसे ईस्ट में, और मान लीजिए कुछ इस एंगल से मुड़ गया, ठीक है, 4 मीटर गया इधर और फिर इस एंगल से मुड़ गया, मान लीजिए 3 मीटर से इधर मुड़ गया। अब ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, अब 90 डिग्री से ज़्यादा है, दिस एंगल इज ग्रेटर 90 डिग्री। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से काम नहीं चलेगा। और ये पॉइंट A है, B है, AC है, तो AC वेक्टर जो आपका दिख रहा है वो इस थ्योरम को लगा करके, इस तरीके का लगा करके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो कब काम कर रहा था, जब 90 डिग्री था तब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते थे। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं करेगा, ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लॉ लेकर आए जिसका नाम हुआ ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो उसको अभी देखेंगे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे देखिए, आपने एक नोटिस किया होगा एक चीज कि जब एक वेक्टर A से B गया तो ऊपर वाला भूल जाइए, जब 4 मीटर यहां से गया तो मैं बोला ना 4 मीटर ईस्ट में गया, तो AB भी तो एक वेक्टर हुआ, जिसमें मैं बोल रहा हूं 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ईस्ट दे रहा डायरेक्शन, ठीक है। तो AB भी तो एक वेक्टर हुआ, फिर BC भी तो एक वेक्टर होगा, BC भी तो एक वेक्टर होगा, कितना 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ पे गया है, तो BC भी तो एक वेक्टर हुआ। तब तो हमें AC वेक्टर मिला, AB वेक्टर
BC वेक्टर दो मिल करके AC वेक्टर का निर्माण किए हैं, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और आप इसमें देख पा रहे होंगे मतलब ये जो है कुछ सेम ऑर्डर में है, मतलब ऐसे गए ऐसे घूम गए, लेकिन अगर मैं यहां से फिर ऐसे घूम के यहां आता तब तीनों सेम ऑर्डर में होता। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये यहां से है, ऐसे ऐसे और ऐसे घूमता, तब तीनों हम लोग बोलते हैं सेम ऑर्डर में। लेकिन ये ऐसे घुमाए और ये ऐसे गया है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये जो दिख रहा है वो उनके जस्ट अपोजिट ऑर्डर में। सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर समझ में आ रहा है? चलिए उसको 3-4 चीज लेकर समझा देते हैं, बट इतना समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि AB वेक्टर, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं कि AC वेक्टर बराबर है किसके? AB वेक्टर के प्लस BC वेक्टर के, ठीक है। सेम ऑर्डर वाले को ना हम लोग ऐड करते चले जाते हैं वेक्टर में, ये अभी वेक्टर है, ठीक है। ये चीज अलग है। अब वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये दोनों मिला करके ये है, ये दोनों मिला करके ये है। फिर S वेक्टर भी ये दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके AC वेक्टर है, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो आप उसमें ऐसे नहीं कर सकते, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर गलत हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या सही स्टेटमेंट क्या आएगा? ये तो गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या होगा? AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट अंडर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। आप समझ पा रहे थे ना? ये जो 5 आया था वो किसके किसके समेशन से आया था? ये आया था 4 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4, उसका होल स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके अंडर रूट से आया था हमारा AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर वेक्टर सिर्फ दिखाना है तो आप AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन आप मॉड का बात कर देंगे तब फिर आप डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। समझ में आया? और ये जो लिखे हम तरीका, ये सेम ऑर्डर को बस ऐड करते चले जाते हैं। अभी उसको बताते हैं, रुक जाइए, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब कुछ ऐसा पूछूं आपसे, सपोज आपको वेक्टर दिया है कुछ इस तरीके से, एक वेक्टर AB है, ये BC वेक्टर है, ये CD वेक्टर है, ठीक है। अब इन तीनों को, ये वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। टू ऐड वेक्टर्स AB वेक्टर कॉमा BC वेक्टर एंड CD वेक्टर, तो इन तीनों को ऐड जब करके आप रिजल्ट निकालना चाहेंगे, ठीक है, इन तीनों वेक्टर को ऐड करके रिजल्ट निकालना चाहेंगे तो आपको ऐड करने का तरीका क्या है? इसको आपको क्या करना होगा, जो वेक्टर सब ऐड करना है तो क्या करते हैं, जैसे AB वेक्टर को ऐड करने समय हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को ध्यान से देखेंगे, ये टेल है, ये हेड है, तो सेकेंड वेक्टर के टेल को, इसका टेल यहाँ पे, उसके फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, फिर उसके नेक्स्ट वेक्टर के टेल को इसके हेड से मिला देते हैं, ये टेल है, फिर से ये हेड है, फिर ऐसे करके और भी अगर होता तो और भी ऐसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं एडिशन के दौरान, अगर सपोज ऐसा बहुत सारा आपको दिया है वेक्टर और आपको वहां पे हर वेक्टर के बाद पोजीशन और उसका एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप सिंपली वैसे उसके हेड को उसके टेल से मिलाते जाएंगे, उसके हेड को उसके टेल से मिलाते जाएंगे, और लास्ट में जो आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, जब रिजल्ट निकालना होगा तो आप फर्स्ट वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे। तो जो AD वेक्टर दिख रहा है यहां पे, ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर के, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहां पे आप देख रहे होंगे ये इधर 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 ऐसे घूम के इधर आता, तो ये सब चारों सेम ऑर्डर होता है। लेकिन इसमें देखिए ये सिर्फ ये तीनों सेम ऑर्डर में है और ये कुछ उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा सेम ऑर्डर होता है उसको बस सिंपली ऐड करते जाते हैं, और जो लास्ट में जो होता है अपोजिट ऑर्डर में, उसका डायरेक्शन हम लोग उसको हम लोग मान लेते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे, अब आप सपोज हम क्या करें, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए,
एक और वेक्टर हम लोग यहाँ से मुड़ करके यहाँ बना दिए। जब इस तरीके के बना देंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे इस सिचुएशन के लिए, क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, ए डी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया। और आपको नेगेटिव वेक्टर याद है ना, जब डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ए डी वेक्टर जो था पहले, उसका मान लेते हैं डैश हो गया, वो कितना हो गया, माइनस ऑफ ए डी वेक्टर हो गया। ठीक है, माइनस ऑफ ए डी वेक्टर हो गया, क्योंकि पलट दिया मैंने। अब ए डी वेक्टर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए डी वेक्टर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए डी वेक्टर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब जब माइनस इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर। ठीक है, चाहे ए डी वेक्टर जो भी लिखना लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, डी ए ही लिखिए, कंफ्यूजन क्यों आपको, लीजिए डी ए वेक्टर। ठीक है, डी ए वेक्टर। फिर इसे समझाते हैं, यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को। देखिए, इसे मिटा देते हैं सब। मान लेते हैं आपको क्या दिया है, सपोज ऐसा दिया है कि ए बी वेक्टर है, यहां पे ये ए बी वेक्टर है, एक बी सी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है, एक सी डी वेक्टर है। ठीक है, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर है। अब इसका रिजल्ट निकालना है, तीनों को ऐड करना है। ऐड ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। तो इसमें आपको यहां करने का जरूरत नहीं पड़ा, पहले से ही इसका हेड इसका टेल इसके हेड से जुड़ गया था, इसका टेल इसके हेड से जुड़ गया था। और लास्ट में जो हम लोग रिजल्टेंट इसका कहां पे होगा, तो इसके फर्स्ट वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, यही हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर देता है। ये आर वेक्टर कहलाता है, जो कि हमारा यहाँ पे ए डी वेक्टर को भी आर वेक्टर बोल सकते हैं। आर वेक्टर बराबर है किसके, ए डी वेक्टर के। और वो किसके बराबर होगा, तो जो सेम ऑर्डर होंगे ना, उन लोगों को बस ऐड कर देना है। अब इतना सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर समझ में आ रहा है ना। ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, घड़ी ऐसे ही घूम रहा होगा ना। और ये अगर घुमाना स्टार्ट करें, ऐसे घूमना स्टार्ट करें, तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो अपोजिट ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट ऑर्डर होता है, और ये सब क्या होता है, सेम ऑर्डर होता है। सेम ऑर्डर को आप ऐड कर दीजिए, और जो उसका तीनों वेक्टर जब समेशन हो जाएंगे तो इक्वल टू जब साइन लगाएंगे, तो जो आपका यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, वहीं आपका उसका तीनों का समेशन का रिजल्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से एडिशनल वेक्टर करते हैं। जैसे आप अभी जस्ट देख रहे थे, एक लड़का यहाँ से यहाँ गया, ए से बी गया, बी से सी गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे 2 वेक्टर था, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आप देख रहे थे कि ए सी वेक्टर हो रहा था ना जी। तो यहाँ से ए सी वेक्टर किसके बराबर हो रहा था, सेम ऑर्डर कौन कौन सा है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। वहीं तो इसका ये अपोजिट ऑर्डर है, तो ए सी वेक्टर जो होता था वो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर हो जाता था। तो अब जितना भी आपको वेक्टर दिया हो, ठीक है, कहीं भी दिया हो, आर्बिट्ररी किसी भी डायरेक्शन में दिया हो, तो पहले आप क्या करना है, पहले आपको सभी का ऐसे, जैसे कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक वेक्टर ऐसे दिया हो, एक यहाँ पे दिया हो, एक ऐसे दिया हो। ठीक है, ए बी वेक्टर हो गया, ये हो गया बी सी वेक्टर, चलिए इसे कर लेते हैं। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया सपोज। ठीक है, एक वेक्टर सपोज यहाँ पे हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, कहीं भी इधर है, लीजिए डी वेक्टर हो गया। अब इन चारों का रिजल्टेंट निकालना है, इन चारों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, पहले वेक्टर का जो हेड है, ये हेड है, उसके सेकंड वेक्टर के टेल से मिलाना होगा। तो आप जानते हैं बिना इसको शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा इधर ले जाएंगे बिना डायरेक्शन चेंज किए, अब पीछे लेके मिला देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया बी वेक्टर। फिर इसको भी शिफ्ट करके यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, बिना डायरेक्शन चेंज किए। ऐसे आएंगे, ऐसे लेके आ जाएंगे, तो कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, ये हो गया सी वेक्टर। इसको भी तो हम लोग ऐसे लेकर यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए।
ये हो गया डी वेक्टर। अब रिजल्टेंट इन लोगों का कहाँ पे होगा, इसको लेके यहाँ जोड़ दीजिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे आर वेक्टर कितना आएगा आंसर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो अगर हम इसमें जस्ट थोड़ा सा चेंज क्या कर दें, इसका डायरेक्शन पलट दें, ऐसे ये ऐसे जा रहा है ना, लाइए हम लोग इसको ये एरो को पलट दे रहे हैं, इधर ला दे रहे हैं, तो अब इस समय रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, ये माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन पलट गया। नेगेटिव वेक्टर याद है ना, अगर इससे जा रहा है और पलट गया अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाता था, तो माइनस आर वेक्टर हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या लिखाएगा, ये तो केस था पहले के लिए, फर्स्ट केस था। केस 2 क्या हो गया, आप समझ रहे हैं, आप आर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस आर वेक्टर, है ना, और यहाँ पे फिर से वही ए वेक्टर ए बी वेक्टर तो उधर ही लग रहा है, ए सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इसको जब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब इधर अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। जब इधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब सभी सेम ऑर्डर में अगर आप लेकर पहले में पोजीशन पहुंच गए, स्टार्टिंग यहीं से किए थे और घूमते वहीं पहुंच जाएंगे, तो सभी का समेशन मिला गया कि इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट स्टार्ट किया और घूमते 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 लास्ट तक पहुंचे और उसके फर्स्ट के टेल से आखिरी के हेड को मिला देंगे, डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, तो वो आपको रिजल्टेंट देता था। ठीक है, यहां से भी आप समझ रहे ये रिजल्टेंट ही है। ठीक है, लेकिन बस डायरेक्शन का चक्कर है। इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, बाकी है सेम चीज, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका इस तरीके से था तो हम लोग का इसका प्लस आ रहा था, इसका एडिशन प्लस आ रहा था, माइनस साइन नहीं था यहाँ पे, अब माइनस साइन आ गया है। ठीक है, तो घुमा फिरा के इतना कह सकते हैं कि एडिशन वेक्टर को करने से हम लोग क्या करते हैं, सभी वेक्टर के हेड को उसके नेक्स्ट वेक्टर के टेल से मिलाते जाते हैं और लास्ट में जब हम सब मिल जाता है तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे होता है, फर्स्ट वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। ठीक है, जो कि आप वो जो बॉय का लड़का, जो लड़का का एग्जांपल दिया था मैंने, ईस्ट में गया फिर नॉर्थ में गया, उससे भी समझ सकते हैं। ए बी गया था ईस्ट में, फिर बी सी गया था नॉर्थ में, तो ए सी जो हम लोग ऐड किए थे वो डायरेक्शन दिखाए थे, वहीं उसका वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर था। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना। चलिए वहां पे फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर पूछा होता तो वहां पे ये 4 मीटर गया था इधर और 3 मीटर गया था इधर, 3 मीटर गया था सॉरी ऊपर में, अब ये था रिजल्टेंट अभी वहां पे है, लेकिन वही लड़का मान लीजिए फिर से घूमते हुए यहीं पे आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 0, क्योंकि जहां गया तो वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वहीं तो बता रहा है कि ये सब सेम ऑर्डर में, यहीं से घूम के यहीं आ गया। अब यहाँ पे इसका पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, रिजल्टेंट कितना है, तो 0 है, कुछ नहीं है। इसीलिए सब बोल रहा हूं मैं कि जब आप सब ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट सब मिला देंगे तो सब सेम ऑर्डर में हो और लास्ट तक पहुंच गए, इनिशियल स्टेज से फाइनल वहीं पे पहुंच गए, तो आपका जो वैल्यू आएगा समेशन उसका वेक्टर का, वो कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये 0 वेक्टर होगा। ठीक है ना, 0 वेक्टर होगा, क्योंकि 0 मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता ना, वेक्टर का एडिशन वेक्टर ही देता है। समझ में आया। इसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।